विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है और हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चों की वकालत की है। इसे सामाजिक और राष्ट्रीय मजबूती के लिए जरूरी करार दिया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जनसंख्या वाले बयान पर अब घमासान मच गया है। महाकुंभ में सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा संसार बसा है, जहां धार्मिक के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी में से एक मुद्दा है हिंदुओं की जनसंख्या। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा घर में होना ठीक नहीं है, हर हिंदू के 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। हम लोगों ने अपने परिवारों में हिंदू संस्कार बढ़ें, इसके बारे में विचार किया है। हम लोगों ने ये भी विचार किया है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए एक बच्चा घर में होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है, हर हिंदू के 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। बहुत लेट मैरिजेस से बहुत सारी फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। शादी सही उम्र में होनी चाहिए और हर परिवार की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को हिंदू जीवन के बारे में बताए। इस बयान पर मचे घमासान का भी आलोक कुमार ने जवाब दिया। कहा कि ये धारणा सही नहीं है। अब डर इस बात का है कि जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। अगर हिंदुओं के 2-3 बच्चे होंगे तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। 4 बीवी और कई बच्चों से संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है, तो हिंदुओं के 3 बच्चों से कैसे हो जाएगी। सोशियोलॉजिस्ट ने हमको कहा कि एक घर में 2.1 के औसत से बच्चे होते हैं, तब जनसंख्या स्थिर रहती है। आज केरल में 1.7 है, बाकी के दक्षिण में 1.8 है। अब जनसंख्या घटनी शुरू होगी, इसका डर है। 2 या 3 होंगे तो जनसंख्या स्थिर रहेगी और अगर 4 बीवी और उनके बच्चों से असंतुलन पैदा नहीं होता तो 2-3 से कैसे हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार के कब्जे से मंदिरों को मुक्त कराने का भी प्लान तैयार किया है और इसके लिए हर राज्य में संतों के साथ मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। हमने सरकार के कब्जे से मंदिरों को मुक्त कराने के लिए आगे के 3 महीनों की कार्य योजना घोषित की है। हम प्रत्येक राज्य में संतों को लेकर के मुख्यमंत्रियों से मिलकर मांग करेंगे कि वापस करें। फिलहाल तो हिंदुओं की घटती आबादी और उस पर वीएचपी का सुझाव सुर्खियों में है। साथ ही इस मामले पर घमासान भी जारी है। हो भी क्यों ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जीत दर्ज करना और जमानत बचाना तो दूर, चंद सीटों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी 1000 वोटों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बसपा के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले और बसपा का दिल्ली में AIMIM से भी खराब प्रदर्शन रहा। दिल्ली चुनाव के नतीजे कई पार्टियों के लिए मंथन का मुद्दा छोड़ गए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक है। दिल्ली में बीएसपी की 68 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। इसमें 42 सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बसपा के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को 0.78% वोट मिले हैं, जबकि ओवैसी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार AIMIM से भी नीचे चला गया है। बसपा ने यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 0.58% वोट मिले। तो दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से बसपा का जनाधार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी कम है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हमारी आदरणीय मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष नेता भी है और उनका जनाधार कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार कम होता जा रहा है, बाकी के राज्यों में भी उनका जनाधार नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इनका जनाधार कम होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कभी दिल्ली में भी विधायक हुआ करते थे। 2008 में पार्टी के 2 विधायक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2008 के दिल्ली चुनाव में बसपा का वोट शेयर 14% से ज्यादा था। उस समय बसपा अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। यूपी में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी लगातार धरातल में जाती रही।
2013 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर 5.35% पर आ गया, जो 2015 में और गिरकर 1.30 पर रह गया। 2020 में चुनाव में बसपा का वोट शेयर मात्र 0.71% रह गया। दिल्ली में मायावती ने एक भी रैली नहीं की। पूरा चुनाव आकाश आनंद के चेहरे पर लड़ा गया। जो इस तरह की पार्टियां जो हैं वो पानी के बुलबुले की तरह तैयार होती हैं, खड़ी होती हैं, तो आप देखना भी, क्योंकि जब नीतियां, कार्यक्रम, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और देश के प्रति जो सोच होती है वो प्राथमिकता नहीं होती, और कास्ट, कम्युनिटी, लोकल जो संकीर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है वो आप वोटों को जो है वो उसका ध्रुवीकरण करते हैं, तो बहुत दिन नहीं चलता। बसपा को सबसे ज्यादा देवली सुरक्षित सीट पर 2581 वोट मिले। वहीं सबसे कम वोट मटिया में महल में 130 वोट मिले। 53 सीटें ऐसी रहीं जहां बसपा को 1000 से कम वोट मिले। वहीं 68 में से 42 सीट ऐसी रहीं जहां नोटा से भी कम वोट बसपा को मिले। यूपी के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अखिलेश यादव के विवादित बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन भी करने लगी है। आज एसपी ऑफिस के सामने निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। मिल्कीपुर की हार के बाद से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईसी पर अखिलेश का विवादित बयान, अब ईसी के खिलाफ एसपी का प्रदर्शन। निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका, एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। मिल्कीपुर में हार के बाद निशाने पर ईसी। मुख्य चुनाव आयोग पूरे देश में, प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहा है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतगणना स्थल तक, मतदान स्थल तक कर रहा है। उसमें नाम काट रहा है, समाजवादियों का सरनेम गलत कर रहा है। उसके बाद वोटर लिस्ट जो भेज रहा है उसमें डिलीटेड का मोहर लगा दे रहा है। इसमें जाके समाजवादी मतदाता वोट न डालने पर भाजपा के प्रत्याशी जीत जाए। उसके बाद जो समाजवादी मतदाता हैं उनको रोककर जो पोलिंग पार्टी होती है, सरकारी कर्मचारी जाते हैं वोट डलवाने, वो खुद ही अपने हाथ से कमल का बटन दबा के भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने लगे पोस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। यह पोस्टर भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगा है, जिस पर लिखा है 27 के लिए सावधान। इस पोस्टर में 16 कमियों को गिनाया गया है। तो विवादास्पद पोस्टर सपा ऑफिस के बाहर लगा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने आप देखें तो एक ऐसी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव आयोग यानी उनकी तरफ से जारी किए गए तमाम कामों से वो संतुष्ट नहीं है, और कम से कम ऐसे 16 से ज़्यादा वजहें बताई गई हैं जिसको दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। ये पोस्टर राम सुधाकर यादव उर्फ सुधाकर अहिर की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में। साफ तौर में इस पोस्टर के सबसे ऊपर लिखा गया है कि 27 के लिए सावधान। भाजपा और निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की मिली भगत में भ्रष्टाचार के निम्न तरीके हैं। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर के चुनाव नतीजे सीएम योगी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने महसूस कराया कि मिल्कीपुर की खुशी के लिए बीजेपी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर चल रही है। धन्यवाद देता हूं मिल्कीपुर की जनता को, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना मेहनत परिश्रम करके किया है। और मिल्कीपुर की जनता ने महसूस कराया कि दीर्घकालीन मिल्कीपुर की खुशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ही मुफीद है। उसी पार्टी में रहने से, उसी पार्टी के साथ रहने में भारत और भारत के लोगों का भला है। इसलिए मैं मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई। कुशीनगर में मदनी मस्जिद को लेकर राजनीति शुरू हो गई। एसपी और कांग्रेस के नेता आज कुशीनगर मदनी मस्जिद पहुंचे और आपको बता दें कि कल मस्जिद पर बुलडोजर चला था और मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया। दरअसल मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराए हो रहा था।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर केजरीवाल आए थे और खुद भ्रष्टाचार में लुप्त हो गए। जनता ने उनको जवाब दे दिया है। भाजपा जो कहती है वो करती है, और जो केजरीवाल थे उन्होंने जो कहा था उसको उल्टा ही किया। और भ्रष्टाचार के नाम पर उनकी सरकार आए थे, खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। और मिल्कीपुर भी एक बार धोखे से इन लोगों ने अयोध्या जीत लिया था, तो कहते थे कि सब हम लोग वहाँ के वो हैं महाराजा। वहाँ देखो ऐतिहासिक जीत मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम नगरी में हैं। त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचकर महामहिम ने पवित्र स्नान किया है। स्नान के बाद गंगा पूजन और आरती की। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तीर्थराज की पावन धरा पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचकर संगम में पवित्र स्नान किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उसके बाद सभी संगम क्षेत्र में पहुंचे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संगम में पवित्र स्नान किया। राष्ट्रपति ने गंगा पूजन किया, पक्षियों को दाना खिलाया और इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं का भी जमावड़ा लगा है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा स्टार भी संगम में 144 साल बने शुभ संयोग के साक्षी बनने के लिए आतुर दिख रहे हैं। 144 साल बाद बने महाकुंभ के पवित्र संयोग के समागम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई इस आस्था के सरोवर का आनंद लेना चाहता है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ में पहुंचे और पवित्र स्नान के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव का कुंभ से पुराना नाता रहा है। पिछले कुंभ में भी राजकुमार राव ने पवित्र स्नान किया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए संगम पर, और हम पिछली बार भी आए थे जब उससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले, और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रलेखा दोनों को। माघी पूर्णिमा से पहले अभिनेता संजय मिश्रा ने भी महाकुंभ में स्नान किया। संजय मिश्रा एकदम आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई दिए। हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया, और अब वध 2 कर रहे हैं तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी संगम में मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे ताकि फैंस बेकाबू ना हो और व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी की सादगी भी देखने को मिली। उन्होंने ई-रिक्शा पर महाकुंभ क्षेत्र की सैर की। दैविक वाइब है और भव्य है, और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी पवित्र महाकुंभ में संगम नोज पर डुबकी लगाई। कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार भी महाकुंभ में पहुंचकर संगम नगरी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता विजय देवरकोंडा और उनकी मां ने प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीर में विजय भगवा धोती पहने, रुद्राक्ष की माला पहने और बिना शर्ट के हाथ जोड़े और सिर झुकाए दिखाई दे रहे हैं। वो संगम के पानी में खड़े हैं, जबकि उनकी मां माधवी उनके बगल में सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मां और बेटे ने भगवा रंग से तन को ढका हुआ है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर गंगा में डुबकी लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल ईशा गुप्ता भी भव्य महाकुंभ पहुंची। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। अपने सनातन धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ और अपने सनातन धर्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो चाहे आप धर्म के नाते कहे या कर्म के नाते कहे, मुझे आना ही आना था। अभिनेताओं के साथ नेता भी संगम में डुबकी लगाकर 144 साल के शुभ संयोग के साक्षी बन रहे हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही मां गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद भी महाकुंभ के रंग में ऐसे रंगे कि संगम से ही उन्होंने शंखनाद कर दिया। त्रिवेणी के तट पर आस्था का महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। उससे पहले हर कोई पवित्र स्नान कर इस महासंयोग में पुण्य का भागी बनना चाहता है। उधर महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर में विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचने लगे और उसकी वजह से मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग, मिर्जापुर औरई मार्ग और मिर्जापुर गोपीगंज मार्ग पर जाम लग गया। ट्रैफिक जाम को दुरुस्त करने के लिए अब आला अफसरों ने खुद मोर्चा संभाला है। नटवा तिराहे पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये प्रयागराज की ओर से आ रहा है, ये कुंभ की ओर से ये रास्ता आ रहा है। ये हाईवे है जो प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़ने वाला ये नटवा तिराहा है। और आप देख सकते हैं ये लाइन है जो लगातार कई दिनों से ये जो लाइन है गाड़ियों की वो लगातार बनी हुई है और लाखों, अब तक में बताया जा रहा है कि कल की अनुमान जो बताया जा रहा था कि 5 लाख गाड़ियां इसी रास्ते से गुजर चुकी हैं और लाखों गाड़ियां मिर्जापुर से जो ये रोड है यहां से प्रयागराज तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी तक ये मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दरबार है और यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के बाद जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो मां विंध्यवासिनी के दरबार में आ रहे हैं और दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खुद यहाँ पर आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी समेत आला अधिकारी खुद ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुटे हुए हैं। सुमित गर्ग, न्यूज 18 मिर्जापुर। काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के आगाज के बाद से अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। बीते एक हफ्ते में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया है। काशी की सड़कों से लेकर मंदिर और घाटों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। ज्यादातर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर काशी पहुंच रहे हैं और सड़कों से लेकर मंदिर और घाट के साथ रेलवे स्टेशन तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। वाराणसी इस वक्त हाउसफुल है। काशी की हर सड़क जो विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाती है उस पर सिर्फ आपको आस्था का सैलाब नजर आ रहा होगा। घाट की बात करें या फिर मंदिर जाने की, गुदौलिया चौराहे से हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ही नजर आ रही होगी। अगर हम गंगा की बात करें तो हर 1 मिनट में करीब 40 से 45 नाव एक घाट से गुजर रही हैं, यानी कि हजारों नाव इस वक्त 84 के 84 घाटों से गुजर रही हैं। अलग अलग जगह पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई है और भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर जितने भी स्कूल कॉलेजेज हैं वहाँ पर पार्किंग बनाई है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि मंदिर के आसपास के एरिया में लोग चल फिर पा रहे हैं। यहाँ 1 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से पैदल चलने वालों के लिए रखा गया है, जिससे पैदल श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मंदिर में जाने के लिए 4 मुख्य लाइनें बनाई गई हैं। ये लाइनें 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी है। संख्या इतनी अधिक है कि एक श्रद्धालु को दर्शन करने में 5 से 6 घंटा मिनिमम लग रहा है, लेकिन ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति है कि वो शांति से खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अनुशासित तरीके से दर्शन कर रहे हैं। सर, अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में क्या जिगजैग बैरिकेडिंग लगाई गई है और क्या क्या व्यवस्था की गई ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को मंदिर में रोका जा सके और सुविधापूर्ण उनके दर्शन कराए जा सके? देखिए, हम लोगों ने कई होल्डिंग एरियाज बनाए हैं जनता को, पब्लिक को रोकने के लिए, और जिगजैग बैरिकेडिंग की है। ललिता घाट पर भी जिगजैग बैरिकेडिंग है, मंदिर के अंदर भी जिगजैग बैरिकेडिंग की गई है। तो पूरे इंतजाम क्राउड कंट्रोल के हम लोगों ने किए हैं।
रामनगरी अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या शहर से लेकर गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। शहर में प्रवेश मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के बाहर जगह जगह होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और अंबेडकर नगर में भारी जाम लगा है। दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके दर्शन के लिए आए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मजा आ गए। भीड़ है तो क्या हुआ, राम के भक्त में क्या भीड़ क्या है, सब एक है। अयोध्या धाम में लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और सरयू नदी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पार्किंग प्लेसेस चिन्हित हैं, पहले से वाहनों की पार्किंग की जा रही है। डाइवर्जन प्लान है, ज़्यादा भीड़ बढ़ने पे हम लोग डाइवर्जन करा। रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबे वाहनों का जाम लगा है। तो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। प्रशासन ने बाकायदा रेलिंग बना करके, बैरिकेड बना करके श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की सुविधा बनाई है। इसके साथ ही शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ से श्रद्धालु बाकायदा शहर की क्षमता के अनुरूप नगर में प्रवेश कर रहे हैं और उसके साथ ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। जैसे ही क्राउड बनता है तैसे ही श्रद्धालुओं को प्रवेश रोक दिया जाता है और होल्डिंग एरिया पर वहीं रोक के रखा जाता है। फिर जब मंदिर में और शहर में जगहें होती हैं तो फिर कतार में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था प्रशासन कर रखा है। प्रशासनिक अमले की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर खुद कमिश्नर और आईजी बैठे हुए हैं, तो वहीं राम मंदिर में एसपी सुरक्षा ने भी कमाल संभाल रखी है। लगातार श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने राष्ट्रपति के साथ महाकुंभ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज महाकुंभ 2025 प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का अवलोकन कर भारत के आध्यात्मिक एवं आधुनिक स्वरूप के दर्शन किए।